हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 की फिजिक्स। अब क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर हम लोग पहले परावर्तन को पढ़ चुके हैं, उसके डेरिवेशन को समझ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे एक और डेरिवेशन करने वाले हैं किरण प्रकाश का। वो कौन सा है? वो है यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एफ बराबर r/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कौन से तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है, लेकिन करना आपको वही क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं आर। ठीक है, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर r/2। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, यानी कि r बराबर 2f। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इस तरीके से बोल देगा या फिर ऐसे बोल देगा, या फिर सेकंड तरीका क्या है, सेकंड वो सीधा सीधा बोल देगा, सिद्ध कीजिए कि f बराबर r/2 और r बराबर 2f। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोलेगा, वो बोलेगा गोलीय दर्पण। यहाँ पे दर्पण का नाम लेगा, या तो गोलीय दर्पण बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, अवतल दर्पण के लिए बोलेगा, या फिर उत्तल दर्पण के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर वो गोलीय दर्पण के लिए बोलता है तो आप कौन से भी कर सकते हो। अवतल से आता हो तो अवतल से कर देना, उत्तल से आए तो उत्तल से कर देना। लेकिन अगर उसने अवतल से बोला तो फिर आपको अवतल से ही करना पड़ेगा, उत्तल से बोला तो उत्तल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण से। ठीक है, बाद में जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग उत्तल दर्पण से करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेशन को करते हैं, और बहुत आसान तरीके से करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अवतल दर्पण से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम यही काम करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। मैंने बना के इसलिए रखा है जिससे आपको वो डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, आपके सामने ही पूरा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको भी समझने में आए। ठीक है, तो चलिए सर यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये बना लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, आप भी बनाओ अपने डायग्राम में, आप भी यहाँ पे बनाना है आपको भी। ठीक है, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, ये एक हिस्से पे क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे। हमने एक हिस्से पे क्या कर दिया, यहाँ पे पॉलिश कर। ठीक है, ये क्या कर दिया, एक ये बना दिया हमने एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा क्या होती है, बाहरी हिस्से में क्या होती है, पॉलिश होती है, और जो परावर्तन होता है वो अंदर से होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक आपको मुख्य अक्ष लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये लीजिए, हमने क्या किया, एक यहाँ पे मुख्य अक्ष ले लिया। ठीक है, ये हमने दर्पण का मुख्य अक्ष लिया। ठीक है, मुख्य अक्ष लिया। अब आपको पता ही ये अवतल दर्पण है तो इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो हमने इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने दिया है MPN। पी दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, और दर्पण का नाम क्या है, MN। तो पूरा नाम क्या हो गया, MPN दर्पण का नाम हो गया। ठीक है, तो हम भाषा में लिखेंगे MPN क्या है, एक अवतल दर्पण है। पहला काम क्लियर हो गया। अब देखो, अगर ये अवतल दर्पण तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, केंद्र होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका केंद्र मान लिया। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। ठीक है, और जो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से लेके ध्रुव से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है। ठीक है, कहाँ तक की, वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर बोलेंगे। और ये आर कैसा होगा, ये आर होगा यहाँ पे नेगेटिव। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या समझा, एक अवतल दर्पण बना लिया और वक्रता केंद्र बनाया। वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, आर होती है, और आर इसमें कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। अब क्या करना है इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण आपतित करेंगे। हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण दर्पण पर क्या करी, आपतित करी। ठीक है,
और ये दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित करिए। ये प्रकाश किरण क्या होगी, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है ना, तो वो हमेशा फोकस से होके गुजर जाती है। ये लो, कहां से होके गुजर गई, ये फोकस से होके। समझ में आया? इसमें क्या हुआ, एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हुई और कैसे हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन के समांतर आपतित हुई है। ध्यान रखना, ये वाली लाइन इस लाइन की कैसी है, समांतर है, क्योंकि हम डेरिवेशन में यूज करेंगे इसको, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम रखते हैं इसका नाम रख दिया हमने ए बी। आपतित किरण का नाम क्या रख दिया, ए बी, और परावर्तित किरण का नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे बी डी। क्लियर हो गया? और ये प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है, तो ये गुजरेगी फोकस से होकर। ठीक है, तो ये हो गया फोकस। अब आपको पता होना चाहिए ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी क्या होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हम अभी अभी बिल्कुल डिस्क्राइब कर लेते हैं, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहां से, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी है। ठीक है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि ध्रुव, फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है ना, वो क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पे एफ। ठीक है, और एफ को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो ये सब कुछ डायग्राम में आपको पता होना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर कर लिया हमने कि क्या क्या होता है। तो इसमें प्रकाश किरण कौन सी आई है, ये देखा आपने, प्रकाश किरण कौन सी आई थी, प्रकाश किरण आई थी इसके अंदर, देखो ये वाली प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण आई थी और परावर्तित हो गई यहाँ पे। इतना हो गया। अब आपको होता है परावर्तन के अंदर एक चीज और होती है, वो होता है अभिलंब। तो अभिलंब कहां से बनाएंगे, तो अभिलंब हमारा यहाँ पे बनेगा, अभिलंब जो बनेगा वो बनेगा केंद्र से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से अभिलंब बनेगा, वक्रता केंद्र से लेके यहां तक, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया अभिलंब। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर ये अभिलंब बन गया तो आपको पता होगा कि परावर्तन का एक नियम होता है कि जो आपतन कोण होता है, ये हो गया इसका आपतन कोण। ठीक है, आपको पता होगा आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब दोनों से मिलकर जो कोण बनता है वो कौन सा, आपतन कोण। ठीक है, और ये हो गया परावर्तन कोण, कौन सा वाला है, ये अभिलंब और ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बन गए, परावर्तन कोण। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। दोनों एंगल समझ में आ गया आपको? ठीक है, दोनों एक जैसे क्यों है, क्योंकि परावर्तन का नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए दोनों कोण क्या हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और बात करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखा हमने, क्या लिखा, एमपीएन एक अवतल दर्पण है। एमपीएन क्या है, देखो एमपीएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, ध्रुव पी है कि नहीं। ठीक है, और क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। वो क्या डिस्क्राइब करना है आपको, ये लिखना है, क्या लिखना है इसमें, ये लिखना है यहाँ पे, ए बी आपतित किरण है। ए बी कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, और बी डी जो है वो परावर्तित किरण है, बी डी परावर्तित किरण है। ठीक है, बीडी क्या है, यहाँ पे परावर्तित किरण है। और जो बी सी है, देखो यहाँ पे बी से लेके सी तक ये जो लाइन है, ठीक है, ये अभिलंब है, तो बी सी अभिलंब है, बी सी अभिलंब है। ये आपको परावर्तन की घटना में ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा, अभिलंब है। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये सब हमने बता दिया। यहां तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो हमने बता दिया एमपी यानी का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, वक्रता केंद्र सी है, और त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, ए भी आपतित किरण है, ये जो देखो ए भी यहाँ पे क्या है, आपतित किरण है, और ये जो बी सी नजर आ रही है ना, बी डी, ये क्या है, यहाँ पे परावर्तित किरण है। दोनों किरण हो गई, और जो इस बी सी है, ये देखिए ये वाला, ये क्या है, यहाँ पे अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपतन कोण हो गए, ये कौन सा हो गया, परावर्तन कोण हो गया। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हम लोग नियम लगाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या लगाने वाले यहाँ पे, तो सबसे पहला नियम हम लोग लगाएंगे ये वाला, परावर्तन का नियम। ठीक है, तो परावर्तन नियम के अनुसार क्या होगा, देखो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल किसके, एंगल सी बी एफ के। ठीक है, सी बी एफ के, और ये क्यों है बराबर, क्योंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से।
ठीक है, ये पहला यहाँ पे हमने समीकरण दिया। अब ये कैसे आया ये समझाता हूं आपको, ठीक है। देखो इसको समझिए थोड़ा सा। हमने क्या बोला था, ये तो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये वाली, ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण है ना। और ये वाला कौन सा कोण है, ये दूसरा, ये वाला, ये कौन सा है, परावर्तन कोण। और आपको परावर्तन के नियम में हमने पढ़ाया था, आपको जब परावर्तन पढ़ाया था, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर। इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कौन सा एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल हमने लिख दिया। ये जो एंगल ये वाला है ना, ये एंगल एबीसी, ये कौन सा है, एबीसी, तो हमने यहाँ पे एबीसी लिखा था। देखो ये एबीसी लिखा है कि नहीं, ठीक है। किसके बराबर है, एंगल सीबीएफ के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। एंगल एबीसी किसके बराबर है, एंगल सीबीएफ के बराबर है। और कौन से नियम से, ये परावर्तन के नियम से। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं, बस यहीं पे थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्या होगा हमारा, अगला टॉपिक क्या होगा, अगले में देखिए आप, ये वाली प्रकाश किरण, ये आपतित किरण और ये मुख्य अक्ष, दोनों कैसे हैं, समांतर है। दोनों कैसे हैं, समांतर है कि नहीं। और ये जो रेखा है ना, ये दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था, पुरानी कक्षाओं में अगर हम बोल सकते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो प्रकाश किरण है, मान के चलो इस तरीके से दो प्रकाश किरण है, ठीक है, दोनों समांतर है और इनको कोई एक रेखा क्या कर रही हो, काट रही हो, ठीक है। अगर ये दो रेखा काट रही है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। समझ में आ गई बात आपको, यानी ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है, और ये रेखा, ये क्या कर रही है, काट रही है। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि एंगल एबीसी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीसीएफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। यहां पे देखिए हमने क्या बोला है, जब ये प्रकाश किरण क्या करते हैं, एक दूसरे, ये यहाँ पे दो समांतर रेखा होते हैं, उसको तिर्यक रेखा काट रही होते हैं, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो रेखा है ना, ये वाली, ये रेखा, ये दोनों रेखा है, इसको ये अभिलंब क्या कर रहा है, काट रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, दोनों कोणों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कोणों को बराबर कर देते हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, ये वाला कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, दोनों थीटा हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बी सी, ध्यान देना, एंगल ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर होगा, यहाँ पे एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ के बराबर। और ये कौन से नियम से हुआ है, ये हुआ है एकांतर कोण से। कैसे हैं ये, एकांतर कोण है, इसीलिए क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। ये पहला तो आपको परावर्तन का नियम लगाया, दूसरे में क्या लगाया, समांतर रेखाओं वाला नियम लगाया। तो इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण है ना आपका, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, यहाँ पे एक जैसी है कि नहीं, ए बी सी, तो ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्लियर हो गया, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इनको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो चलो लिखते हैं यहाँ पे एंगल कौन सा, एंगल सी बी एफ, एफ बराबर हो गया एंगल किसके, पी सी एफ के। ये रूल यहाँ पे निकल के आ गया, यहीं से अब शुरुआत होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल सी बी एफ कौन सा है, ये वाला एंगल, ध्यान रखना, ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये अंदर वाले एंगल दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए।
अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजा, देखो इसके सामने भुजा कौन सी है, इसके सामने भुजा है ये बी एफ। एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, बी एफ है कि नहीं, देखिए एंगल सी के सामने कौन सी भुजा है, यहाँ पे बी एफ है, तो इसका मतलब, और एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है, सी एफ है, तो बी एफ और सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये रूल क्या है, तो आपको याद रखना है, जब भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये लो मैं लिख देता हूँ रूल, जिससे आपको ये बात याद रहे। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भुजा बराबर होती, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। ठीक है, आप जानते हो अगर दो त्रिभुज के दो कोण कैसे आपस में बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये इसका मतलब ये है कि बी के सामने कौन सा कोण है, कौन सी भुजा है, सी एफ, और सी के सामने कौन से, बी एफ, तो सी एफ और बी एफ दोनों हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया फाइनली यहाँ पे सी एफ बराबर क्या हो गया, यहाँ पे सी एफ बराबर हो गया बी एफ, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये दोनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हो गई ना, तो अब आपको क्या है, क्या करना है यहाँ पे, देखिए ये पहले से लिखा हुआ है, तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का क्या है, इसमें द्वारक छोटा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो बी एफ है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, यानी कि आपको बी एफ की वैल्यू क्या लेके आनी है, पी एफ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पहले आपका बी एफ था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा, सी एफ आपका वही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे, बी एफ की जगह पे बी एफ बराबर पी एफ है, तो सी एफ आपका वैसा का वैसा ही, ठीक है, और बी एफ की जगह पे क्या आ गया, पी एफ आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो पी एफ जितनी भी दूरियां जो मापी जाती हैं, ये दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, वो मापी जाती हैं ध्रुव से। ठीक है, तो ध्रुव से तो दूरी है नहीं है, तो पी एफ तो ध्रुव से है, पी एफ तक की दूरी तो आपको पता है एफ है, लेकिन यहाँ पे सी एफ देखो, सी एफ तो ये है ना बीच में, सी एफ तो ये है ना यहाँ पे बीच में, तो ये तो दूरी किसी काम की नहीं रहेगी, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको दूरी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरी दूरी में से ये पीसी में से पीएफ को घटा देंगे। ठीक है, तो पीसी में से अगर हम क्या करेंगे, पीएफ को घटा देंगे तो आपको सीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे सीएफ की जगह पीसी माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं थोड़ा, पीसी माइनस क्या कर देंगे, पीएफ कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीएफ हो गया। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पीसी बचेगा और पीएफ को हम पीएफ के पास पहुंचा देते हैं, ये पीएफ है ना, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का पीएफ। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीसी और पीएफ, पीएफ कितने पीएफ हो गए, यहाँ पे 2 पीएफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा पी से सी तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए पी से सी तक की दूरी कितनी है, देखो पी से लेके सी तक की दूरी, देखो पी से लेके यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, आर है कि नहीं। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे, क्या पता है यहाँ पे कि पी सी इक्वल टू क्या है, पी सी इक्वल टू माइनस आर है। ठीक है, और पी एफ इक्वल टू क्या था, देखो पी एफ की वैल्यू कितनी है, देखो पी एफ की वैल्यू पी से लेके एफ तक की वैल्यू माइनस एफ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे, तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर, यहाँ पे माइनस आर बराबर पी एफ की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस आर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आर माइनस का क्या हो गया, 2f हो गया। हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, यहाँ पे कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया हमारा 2f। आर बराबर कितना आ गया,
2f आ गया। तो फाइनली हमारा एक आंसर तो यहाँ पे आ चुका है, ये वाला। ठीक है, सिद्ध कर दिया हमने। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, और आगे सॉल्व करेंगे तो आप ये लिख सकते हो, या लिख सकते हो यहाँ पे, या f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या बटे में चली जाएगी तो r/2। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन हो। तो जैसा भी आए तो दोनों को लिख सकते हो आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें लिख ली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण पे इसी को प्रूव करेंगे। तो थोड़ा समय तो लगा है, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।